हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखें तो 2016 से लेके 17, 18, 19, 20, 22 और फाइनली 23 में भी आने ही वाला है भाई, है ना। तो यंग का द्विझिर्री प्रयोग बोलते हैं, जिसे द्विझिर्री या द्विस्लिट भी बोलते हैं इसको, है ना, स्लिट बोलते हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, है ना। ऐसे करके ये क्वेश्चन आता है और आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने एक एस रेखा छिद्र मान लेना है एक पर्दे पर। ऐसे करके मैं आपको जैसे जैसे डायग्राम बताता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बना लेना है ना। यहाँ पर एक एस रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से दीप्त है ना। थ्योरी अभी आपको मैं दिखा दूंगा डायग्राम, उसमें नोट्स में आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो आपको पता है श्रृंग और गर्त में, ऐसे करके श्रृंग और गर्त में बट जाता है, ठीक है। ये मेन यंग का प्रयोग है ना, वो नहीं पता हो तो वो पढ़ लीजिएगा। अब हमने एक और पर्दा माना यहाँ पर, जो पर्दे को हम बोलेंगे यहाँ पर द्विस्लिट, मतलब दो छेद हो गए तो इसका नाम हो गया द्विझिर्री, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विझिर्री प्रयोग बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये दो छेद है, एक हो गया S1 और एक हो गया S2, और ये S से बराबर दूरी पर होते हैं, मतलब जितनी दूरी पर S2 होता है उतनी दूरी पर ही S1 होता है S से, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, बहुत ही ईजी है। अब जब यहाँ पर ये किरणें आएंगी तो हमने माना कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक पर्दा मान लिया हमने, N पर्दा मान लिया इसके आगे हमने, यहाँ पर, है ना। डायग्राम अच्छा सा बनाना है आपको। हमने N मान लिया पर्दा यहाँ पर, जिसकी दूरी जो है स्लिट, ये स्लिट हो गई, झिर्री बोलेंगे और इसको पर्दा बोलेंगे, है ना। इसको एन पर्दा मान लेंगे, ये एम हो गया स्लिट द्विझिर्री, और एक ये एल पर्दा हो गया। इनके बीच की दूरी हमने मान ली कैपिटल डी, क्या मान ली, कैपिटल डी दूरी मान ली, ठीक है। और यहाँ पर ये जो झिर्रियों के बीच की दूरी है, छेदों के बीच की जो दूरी है, वो हमने मान ली स्मॉल डी। कितनी है, स्मॉल डी, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो गई। यहाँ से अगर मैं इस मिड पॉइंट की दूरी देखूँ, यहाँ पर जहाँ पर हमारी मिड पॉइंट की दूरी देखूँ इसकी, तो मैंने इसको मान लिया, इस वाले पॉइंट को मान लिया C। क्लियर है मेरी बात। अब आपको पता है क्या, देखो ये वाली चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, यंग का प्रयोग। तो यंग के प्रयोग में आपको पता है कि ऐसे ये श्रृंग और गर्त की फॉर्म में प्रकाश जा रहा होता है, गोलीय तरंगाग्र की फॉर्म में। फिर क्या होता है कि श्रृंग वाले पार्ट मिलते हैं, जब श्रृंग और श्रृंग वाले और गर्त वाले मिलते हैं एक जैसे, तो वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण आता है। और जब संपोषी व्यतिकरण आता है तो जब उस लाइन को बनाते हैं, तो वो लाइन यहाँ पर जब आती है तो यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट मिलता है, जिसे हम दीप्त फ्रिंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दीप्त फ्रिंज। और उसके बगल में ही क्या होती है, एकांतर क्रम में अदीप्त फ्रिंज होती है ना। तो हमने क्या करा, एक लाइन यहाँ से ले ली, एक ये और एक लाइन यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके दो रेखाएं ले रहे हैं, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई। तो हमने कोई ये, और केंद्र पर हमेशा दीप्त फ्रिंज बनती है, इस बात को याद रखिएगा। केंद्र पर हमेशा क्या बनती है, दीप्त फ्रिंज ही बनती है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब हमने S1 से एक किरण मानी, है ना, S1 से एक रेखा मानी जो कि जा रही है। अब ये जो S1 से रेखा मानी हमने, इस तरीके से S1 से एक रेखा मान ली, है ना, और एक S2 से मान ली हमने, इस तरीके से S2 से भी मान लो, ऐसे करके डायग्राम बना लो, S2 से मान लो। जब S2 से मान ली हमने ऐसे करके, और एक इस C वाला पार्ट जो है ना, एक यहाँ से एक एक्सेस मार दो यहाँ पे, है ना। यहाँ से एक हमने एक्सेस मान लिया, ऐसे करके मान लो एक्सेस, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बस। और इस पॉइंट को मान लिया P, इस पॉइंट को क्या मान लिया P, और इसकी O से दूरी कितनी है, X है। तो ये क्या है, दीप्त भी हो सकती है, अदीप्त भी हो सकती है। मतलब ये केंद्रीय फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज बनेगी। उस केंद्रीय फ्रिंज से हम दूरी निकालेंगे, है ना, इस P पॉइंट की दूरी निकालेंगे। क्लियर है मेरी बात, डायग्राम समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी डायग्राम है। ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में थीटा होगा, और उसके अकॉर्डिंग ये हम यहाँ पर हम डालेंगे एक लंब, यहाँ पर हम क्या डालेंगे, एक लंब, क्योंकि हमें क्या चाहिए होगा, पथांतर। तो ये हो गया S2, ये वाला पार्ट क्या है, S2 है, और ये वाला पार्ट हमने मान लिया A है, ठीक है। और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, डायग्राम कि ये वाला एंगल भी क्या होगा हमारा, थीटा होगा। ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है मेरी बात, बहुत ही ज़्यादा ईजी है डायग्राम। इसके बाद आपको थ्योरी दिखा देता हूँ। देखो थ्योरी क्या है। माना कि ऐसे एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से दीप्त है। S1 व S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं जो S से बराबर दूरी पर हैं, जो S से क्या हैं, बराबर दूरी पर हैं। इसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं जो दूर स्थित पर्दे N पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं। तो हमने देखा जो दूर स्थित N पर क्या बनानी थी, व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद माना पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। हमने मान लिया कि जो बिंदु P माना उस पर दीप्त फ्रिंज बनती है। दोनों S1 व S2 के बीच दूरी स्मॉल d है, ये वाली चीज हमने देख ली। तथा पर्दे M से पर्दे N तक की दूरी कैपिटल D मानी है। CO बराबर कैपिटल D अभी हमने देखा, ये CO बराबर कितनी है, कैपिटल
डी है। इसके बाद रेखा छिद्र S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर कितना होगा, S2P माइनस S1P। कैसे होगा बेटा, ये होगा देखो S2P और माइनस S1P, तो S2P और S1P में डिफरेंस कितना, इतने का डिफरेंस हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो वो कितने का निकल के आएगा, S2A निकल के आएगा। पथांतर कितना आ गया बेटा, S2A आ गया। तो देखो माना कि S1 से S2P पर डाला गया लंब S1A है, तब बिंदु P दोनों तरंगों के बीच पथांतर S2P माइनस S1P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S2A हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब देखो दो ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पर, दो ट्रायंगल कौन कौन से बनेंगे, एक तो ट्रायंगल हो गया आपका S1 और S2 और A, एक तो ट्रायंगल हो गया आपका, ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल हो गया S1 S2 और A, ये वाला S1 S2 A, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखो S1 S2 और A, ये यहाँ पे थीटा है ना, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो S1 S2 और A है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल PCO, ट्रायंगल PCO। अब ट्रायंगल PCO क्या है, देखो ये दिख रहा होगा ट्रायंगल PC और O, ये रहा PC और O, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल PCO देख लो भाई, ये C है, ये P है, ये O है, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। क्लियर है मेरी बात। अब ये क्या है, दोनों समरूप है। समरूप क्यों है, क्योंकि देखो इसके पास भी थीटा है, इसके पास भी थीटा है, इसका 90 डिग्री एंगल है, इसका 90 एंगल है, तो तीसरा एंगल भी अपना बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब ये समरूप होते हैं तो आपको पता होगा कि हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, भुजा बटे भुजा बराबर दूसरे की भुजा बटे वही भुजा। ठीक है, कैसे, इसकी भुजा ले ली मैंने S2A, ये ले लिया S2A, क्या ले लिया S2A, मतलब मैंने क्या ले लिया परपेंडिकुलर, तो इसका भी मैं क्या लूँगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा S2A बराबर हो जाएगा OP अपॉन में इसकी मैंने भुजा ले ली S1 S2, ये वाली S1 S2, मतलब मैंने क्या ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने कर्ण, है ना। इसका क्या ले लेंगे हम, इसका ले लेंगे CP, क्योंकि CP कर्ण है, इसका CP ले लेंगे। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, अगर हम इसको कंपेयर में देखें, CO को देखें और CP को देखें, तो एक्चुअल में ये CO CP बहुत पास है। ये मैंने इतने दूर बना दिए हैं, ये जूम करके बनाया डायग्राम समझने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होते हैं ये जो CP होगा, P जो होगा वो लगभग O के बहुत ज़्यादा पास होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब ये O के बहुत ज़्यादा पास होगा तो CP जो है वो लगभग बराबर होगा CO के। CP लगभग किसके बराबर होगा, CO के। तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, S2A अपॉन में S1 S2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा OP और अपॉन में CO, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, पथांतर निकाल सकते हैं, S2A बराबर हो जाएगा OP अपॉन में CO और इंटू में S1 S2। OP कितना है बेटा, तो आपने देखा कि OP कितना है, OP है X, तो OP की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा। देखो X आ जाएगा अपॉन में CO कितना है, तो CO हमने देखा कैपिटल D है, और इंटू में S1 S2 कितना है, स्मॉल d है ना। तो XD अपॉन में कैपिटल D आ गया, कितना आ गया, पथांतर आ गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखो अब हमारे पास कितना आ गया, देखो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास S2 कितना आ गया, XD अपॉन में कैपिटल D आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें नोट्स में देखो, नोट्स में क्या है कि केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी, सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर, अभी हमने पथांतर निकाला S2A, तो हम कंपेयर करेंगे, पथांतर 0 हो कॉमा लैम्डा 2 लैम्डा, मतलब ऐसे इवन वाले केस में m लैम्डा हो, जहां m बराबर 0 1 2 3 हो, तो दीप्त फ्रिंजों के लिए होता है, ये क्या होगा, ये हमारे संपोषी व्यतिकरण को शो करता था 0 लैम्डा 2 लैम्डा, तो हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगी, और दीप्त फ्रिंज के लिए हमेशा पथांतर कितना लगाना है, 0 कॉमा लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा और डैश m लैम्डा। तो S2A बराबर कितना हो जाएगा, m लैम्डा। अभी हमने S2A बराबर पथांतर बराबर कितना निकाला हमने, S2A बराबर XD अपॉन में D, तो इसको बराबर रख देंगे पथांतर के, तो क्या हो जाएगा XD अपॉन में कैपिटल D इज इक्वल्स टू m लैम्डा। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कैपिटल D उधर जाएगा, स्मॉल d नीचे आएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो गया, ध्यान से समझिए, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू हो गया m लैम्डा d अपॉन में स्मॉल d। यहाँ पर m आ गया, m क्या शो करेगा, मतलब पहली, मतलब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से पहली दूरी, दूसरी दूरी, तीसरी दूरी, ऐसे करके ये शो करेगा, है ना। यदि m बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, अर्थात केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज है। उसके बाद में m बराबर 1 पर प्रथम दीप्त फ्रिंज, m बराबर 2 पर द्वितीय दीप्त फ्रिंज, ऐसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी यदि प्रकाश तरंगिकाओं के मध्य पथांतर, आप देखो उसमें कैसा था, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा m लैम्डा था, इसमें क्या हो जाएगा लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डैश m माइनस 1 बाई 2 लैम्डा, ठीक है, जहां m बराबर 1 2 3 ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगा। अतः अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, S2A बराबर m माइनस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। अब ये जो पथांतर है ये उसके बराबर रख देंगे किसके, XD अपॉन में कैपिटल D के, यहाँ से x निकालेंगे, कैपिटल D ऊपर जाएगा, स्मॉल d नीचे आएगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। ये पूरे डेरिवेशन में आपको अच्छे से करना है। अब लास्ट आता है फ्रिंज चौड़ाई, है ना, इसी में क्या है हमारी फ्रिंज चौड़ाई है।
अब फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी ये कैसे पता लगाया जाए? तो माना कि एम वी तथा एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों की केंद्रीय फ्रिंजों ओ से दूरियां क्रमशः एक्स एम तथा एक्स एम प्लस वन है। देखो फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए आपको एक बात समझनी होगी, क्या कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि इनकी जो फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो बराबर होती है, लगभग क्या होती है, बराबर होती है। लाइक ये पहली आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई, ये चौथी आई, ये पांचवी आई, ऐसे करके ये फ्रिंज आई दीप्त फ्रिंज। तो मैंने बोला कि अगर मेरे को किसी की चौड़ाई निकालनी है तो मैं क्या करूँ, 1 2 3 4, अगर मेरे को ये 4 है, मैं चौथी में से अगर 3 के बीच की दूरी घटा दूँ, मतलब चौथी में से ये यहाँ से लेके, ये केंद्र मान ली, ये केंद्र वाली है, अब केंद्र से ये चौथी है और केंद्र से ये चौथी है, ये तीसरी है। अब मैं चौथे की दूरी तीसरे में से घटा दूं तो मेरे को चौथे और 3 के बीच की दूरी आ जाएगी, और वही दूरी क्या होगी, हमेशा क्या होगी, चौड़ाई होगी। दूरी क्या होगी, उनके बीच की दूरी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, चौड़ाई क्या होगी, विड्थ क्या होगी, यानी कि मैं क्या करूंगा, मैंने जनरल फॉर्मूला ले लिया, एक्स एम इज इक्वल्स टू दीप्त के लिए ले लिया एम डी लैम्डा अपॉन डी, और एक्स एम प्लस वन, यानी कि देखो पहले तीसरी ली फिर चौथी ले ली, है ना, एक बढ़ा के ले ली, एक्स एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन डी। अभी मैंने क्या करा, चौथी दूरी में से तीसरी दूरी बढ़ाई, मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली। अतः एम वी तथा एम प्लस वन वी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम प्लस वन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई कर दिया, एम डी लैम्डा अपॉन डी प्लस डी लैम्डा अपॉन डी माइनस एम डी लैम्डा अपॉन डी, से कैंसिल हो गया। तो आपकी एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम इज इक्वल्स टू कितना आ गया, डी लैम्डा अपॉन डी, और यही क्या होती है, विड्थ होती है डब्ल्यू, है ना। अतः किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज की क्या कहलाती है, चौड़ाई कहलाती है। इसी प्रकार यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि सभी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां भी क्या होती है, समान होती है, अथवा दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। देखा, इतना ईजी डेरिवेशन है और बच्चों को इसमें टेंशन होती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा, कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।